हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। माय नेम इज संगीता साहनी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि यूपी मेट्रो में वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर की एंड स्टेशन कंट्रोलर की। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी मेट्रो स्टेशन कंट्रोल का पेपर मोस्ट प्रोबेबली 17 अप्रैल को हो जाएगा। सो हमारे पास टाइम भी कम है। सो हमें इस कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, और साथ में हर सब्जेक्ट के जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं उन्हें हमें देखना है। तो इसलिए मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं इस सब्जेक्ट से मैंने लिए हैं, और पूरी कोशिश की है कि इसमें सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी कवर हो जाएं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल द वायर शुड बी। ओके, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस एंड आर इज रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूले से क्लियरली विजिबल है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस। ओके, एंड आर हमें पता होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन A, where L is the length of the wire and A is the cross sectional area of that wire, means कि कितना वो थिक है या थिन है, राइट। सो A की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि वायर एक सिलेंड्रिकल की तरह होता है, तो उसका एरिया कैसा होगा, 2 पाई आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट वायर इनटू L। ओके, उसकी लेंथ, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू रो एल, ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर इंटू एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पाई एंड रो एंड 2 पाई आर ये हम कांस्टेंट मान लें, तो इससे क्लियर है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वायर की, दैट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस of that wire. Okay, and we already know Q is inversely proportional to resistance. So here we can see that ki quality factor we can say is directly proportional to radius of that wire. So अगर हम रेडियस को, वायर के रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करने के लिए जो वायर है दैट शुड बी थिक। ओके, सॉरी यहाँ ऑप्शन में दोनों ही थिन लिखे, इनमें से एक थिक होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ CRO which of the following is not a part of the electron gun? So ऑप्शन है कैथोड, ग्रिड, एक्सेलरेटिंग एनोड एंड XY प्लेट। सो देखिए, CRO में इलेक्ट्रॉन गन एक एलिमेंट होता है, राइट, और उसके पार्ट्स होते हैं कैथोड, ग्रिड और एक्सेलरेटिंग एनोड, जबकि XY प्लेट खुद एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन की तरह CRO का। ओके, सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि XY प्लेट्स CRO के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन के नहीं, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question, a moving coil instrument has a resistance of 0.6 ohm and a full scale deflection of 0.1 ampere. To convert it into an ammeter of 15 ampere range, the resistance of shunt should be. See, यहाँ पर PMMC की बात की गई है। PMMC होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसका यूज़ हम एज एन अमीटर करंट मेज़र करने के लिए, एज ए वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए, एंड ओम मीटर की तरह हम करते हैं। ये ऑन बोर्ड शिप्स पर भी यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट सर्किट्स को चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि PMMC किस प्रिंसिपल पे काम करता है। PMMC इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर हम कोई करंट करें कॉइल, ऐसा कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उसमें एक फोर्स इंड्यूस होता है जो उस कॉइल में डिफ्लेक्शन करता है। ओके, और वहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क भी जनरेट होता है। सो इसका यूज़ करके हम लोग वोल्टेज एंड करंट को मेज़र करते हैं। बट जो PMMC कॉइल होती है वो बहुत ही थिन होती है, ठीक है, तो उसकी करंट कैरी करने की कैपेसिटी भी इसी की वजह से बहुत कम होती है। हम बहुत ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं करा सकते, अगर हम फ्लो कराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगी, राइट। तो ये जो इसकी मैक्सिमम करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो होती है 100 मिली एम्पियर। ये भी हमें पता होना चाहिए, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि PMMC की मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज़ 100 मिली एम्पियर। ओके,
नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर हमें इससे ज़्यादा करंट या वोल्टेज मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? सपोज़ ये हमारा पीएमएमसी है जिसमें ये इंडिकेटर लगा है जो डिफ्लेक्ट होता रहता है, ठीक है, एक पॉइंटर ज़ीरो के आसपास, ठीक है। तो यहाँ सपोज़ करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग आई बोल रहे हैं, और जो पीएमएमसी में फ्लो होगा उस करंट को हम बोलते हैं आईएम, ठीक है। तो अगर हम ये हमारा आई और आईएम यहाँ पर अभी सेम है कि ये कितना है 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके पीएमएमसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दें जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इस करंट का मैक्सिमम पोर्शन ये रेजिस्टेंस अपनी तरफ ड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, और पीएमएमसी की तरफ सिर्फ उतनी करंट जाएगी जितनी इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरीके से हम इस पीएमएमसी को डैमेज होने से बचा सकते हैं, और इसकी मेज़र करने की, करंट को मेज़र करने की जो रेंज है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई जो है मेन करंट जो फ्लो हो रहा है, जितना रेंज हमें मेज़र करना है उसका मेजर पोर्शन आरएसएच के थ्रू फ्लो हो जाएगा, एंड पीएमएमसी में सिर्फ उतनी करंट आएगी जितनी हमें चाहिए। तो हम क्वेश्चन में हमेशा हमसे ये आरएसएच की वैल्यू पूछी जाती है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखें कि उसकी रेंज भी बढ़ जाए और हमारा पीएमएमसी डैमेज होने से बच जाए। इन द सेम वे अगर हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करना है पीएमएमसी को, तो रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है। इन दैट वे तब आपसे बोला जाएगा कि हम एज एन अमीटर वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं। जब वोल्ट मीटर करेंगे तो हम सीरीज़ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जब मीटर की तरह यूज़ करना होगा तो हम शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी एमीटर के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने सर्किट बनाया था कि ये हमारा पीएमएमसी है, ओके, और इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, क्या? आर एस एच। और पीएमएमसी में जो करंट फ्लो हो रही दैट इज आई एम। मेन करंट कितना है? आई। ये आई कितना है? जो हमने रेंज बढ़ाई है, जो मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है। और आई एम क्या है? जितना करंट पीएमएमसी बियर कर सकता है। आरएसएच के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसको हम बोलेंगे आई एस एच। अब यहाँ देखिए कि यहाँ इस सर्किट से हम इस लूप से एक लॉ हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पीएमएमसी और ये पैरेलल रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? आई एस एच इंटू आर एस एच इक्वल्स टू कितना? आई एम इंटू आर एम। आर एम क्या है? आर एम है पीएमएमसी की इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी डिवाइस की थोड़ी बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस भी रखते हैं जिससे कि वो डिवाइस ख़राब ना हो, ओके। तो ये हो गया। अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, क्या? कि आई एस एच इंटू आर एस एच इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, सिर्फ हमें इस चीज़ों को समझना होगा। हमें समझ में आता है सो इट बिकम वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए आर एम का है, क्या है? पीएमएमसी की इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है आपको कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.6 ओम, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? आर एस एस संट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आर एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू आर आई एस एच को अगर हम नेक्स्ट साइड सेंड कर दें तो ये हो जाएगा आई एम आर एम अपॉन आई एस एच, ठीक है। और आई एस एच क्या है? आई एस एच वो है जो हमारी रेंज थी उसका मैक्सिमम करंट इधर फ्लो हो गया, और जो थोड़ा जो मिनिमम रेंज थी उसकी तरफ फ्लो हो गया। क्यों? जब हमने सर्किट अभी बनाया था इस तरीके से, ये हमारा पीएमएमसी है, ये हमारा करंट आई है, ये आई एस एच है, और ये आई है, आई एम है, ठीक है। तो इस आई की वैल्यू क्या होगी? आई एस एच और आई एम के एडिशन के बराबर होगी। तो हम आई एस एच की जगह पे क्या सर लिख सकते हैं? आई माइनस आई एम, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर एस एच इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। अब आई एस एच की जगह पे हमने
ये क्यों लिखा, जिससे हमारे पास सिर्फ वही वैल्यूज हो जो हमें पता है। जैसे आई एम की वैल्यू जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हो सकता है पीएमएमसी में, जिस मैक्सिमम करंट की जितना वो बियर कर सकता है, ये है वो करंट। आर एम क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आई क्या है, उसकी मैक्सिमम रेंज। अब देखो हमें सारी चीज़ें इसके बारे में पता है, तो ये फॉर्मूला हो गया कि जब भी हमें पीएमएमसी को एज ए मीटर यूज़ करना है तो हम सेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल गया कितना, 0.6 ओम। ओके, तो आर एम की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6 ओम। कह रहे हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये उसी की बात करें जो मैक्सिमम करंट वो बियर कर सकता है। तो आई एम एफएमएमसी की मैक्सिमम करंट कितनी होगी, 0.1 एम्पियर। ओके, नाउ कह रहे हैं कि इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, 50 एम्पियर। तो जो टोटल करंट कितनी फ्लो होगी उसमें, 50 एम्पियर। अब सारी चीज़ें आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या, आर एस एच इज इक्वल्स टू आई एम कितना है 0.1 इंटू आर एम कितनी है 0.6 अपॉन मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर माइनस डिफ्लेक्शन करंट या जो करंट उसमें फ्लो हो सकता है पीएम दैट इज 0.1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स 0.004 ओम के बराबर। ओके, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको अप्रॉक्स इतना मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन LVDT is used to measure displacement. The LVDT feeds a voltmeter of 5 volt range, okay, through a 250 gain amplifier की गेन एम्पलीफायर को देकर के इनपुट दिया जा रहा है, राइट। सो फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm द आउटपुट ऑफ LVDT इज 2 मिलीवोल्ट। सी आपको जो आउटपुट मिल रहा है LVDT का वो 2 मिलीवोल्ट है, और फिर उसको एक एम्पलीफायर में दिया जा रहा है जो कि 250 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो फाइनल आउटपुट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि गेन इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो वहाँ से आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन इंटू इनपुट। तो इनपुट कितना है 2 मिलीवोल्ट, 2 इंटू 10⁻³ इंटू गेन कितना है 250 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहा है एम्पलीफायर। ओके, तो फाइनल आउटपुट कितना हो जाए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 वोल्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन में आपसे सेंसिटिविटी पूछी गई है, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट कितना है 0.5 वोल्ट अपॉन कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। सो ये हो रहा है कितना 0.5 हो रहा है mm। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर वोल्ट है तो वोल्ट अपॉन नीचे कितना था mm, तो 1 वोल्ट पर mm इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistors R1 this much and R2 this much are connected in series. The total resistance is, देखिए जब भी दो रजिस्टर या मल्टीपल रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सिंपली हम उनको ऐड करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर भी दी गई है, विच इज़ इन टर्म्स टॉलरेंस भी बोल सकते हैं, कि रेजिस्टेंस के टर्म्स में टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें अगर सिंपली ऐड कर दें इनकी वैल्यू तो ऑप्शन से क्लियर है कि 111 मिलेगा, बट एरर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं अलग अलग हैं, वी कैन फाइंड आउट। तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, देखिए R1 में कितनी एरर है, प्लस माइनस 5%, तो 5% हो जाएगा 36 का फाइंड आउट करना होगा हमें। तो ये कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा अप्रॉक्स 1.8 ओम। और नेक्स्ट है कितना 75, ये भी इसका भी टॉलरेंस कितना है 5%, तो इसका भी 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अप्रॉक्स 3.75। ओके, एंड नाउ इस एरर को हम ऐड कर दें तो हमें फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। तो 36 प्लस 75 कितना होगा 111, एंड 1.8 प्लस 3.75 इज अप्रॉक्स 555 ओम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a strain measuring device using a strain gauge the output quantity is। सी strain gauge क्या होता है, एक सेंसर होता है जो फोर्स को, प्रेशर को, स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसको मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ
अनबैलेंस्ड ब्रिज वी कैन से। ओके, तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से क्या आउटपुट चेंज होती है, तो हम आउटपुट में मोस्ट ऑफ द टाइम वोल्टेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लेसार्जियस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन ऑफ CRO, CRO क्या होता है फुल फॉर्म, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री to x axis. If x plate input is 2 sin omega t, then y plate input is। See, लेसार्जियस पैटर्न में क्या होता है, CRO में दो पिन होते हैं, दो अलग अलग प्लेट्स के लिए, एक एक्स प्लेट के लिए, एक वाई प्लेट के लिए, ठीक है। तो हम दोनों पर अगर इनपुट दे दें किसी सिग्नल जनरेटर से साइन वेव, ओके, तो वो क्या करता है कि उनको डिस्प्ले करता है। उसकी एक हेल्प से हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने कहीं पे भी देख, फॉर एन एग्जांपल हम मेज़र कैसे कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, सपोज कोई 1 किलो हर्ट्ज़ की है फ्रिक्वेंसी की बात कर रही हूँ, और दूसरा मैंने अननोन फ्रिक्वेंसी लगा दी और मैं इसको मेज़र करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि इसको दूसरे टर्मिनल पर लगा दूँगी CRO के, ठीक है। पहला मुझे नोन है, मुझे पता है कितना मैंने अप्लाई किया, दूसरा मुझे नहीं पता है कि कोई सर्किट है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, बट मुझे नहीं पता वो कितना जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको मेज़र कर सकती हूँ। वो कैसे, जब हम CRO पे मेज़र करते हैं, दोनों सिग्नल को अप्लाई करते हैं, इन दैट टाइम कि अगर एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही है वही 45 डिग्री पर एक्स एक्सिस से, तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब दो सोर्सेज लगाए हैं मैंने फ्रीक्वेंसी जनरेटर के, तो जितना नोन वाली की फ्रीक्वेंसी उतनी ही अननोन वाली की है, तो मैं मान लूँगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, इसके बराबर। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं। लेसार्जियस पैटर्न इसीलिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि 45 डिग्री पर है, दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अगर ये 90 डिग्री पर है फिर क्या होगा। तो 90 डिग्री पर होता है तो एक सर्कुलर शेप मिलती है हमें, ठीक है। अब ये कंडीशन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है स्ट्रेट लाइन। अब जब मैंने बता दिया कि जब दोनों ही सेम होंगे, दोनों सोर्सेज के फ्रिक्वेंसी सेम होगी, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ओके। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक्स प्लेट पर 2 sin ओमेगा टी दिया है, तो वाई प्लेट पर भी कितना होगा, इसके बराबर ही होगा। दैट मीन्स वाई प्लेट की इनपुट जो सिग्नल है जनरेट कर रहा है वो भी इतना ही होगा। Question number 7. The Lesargius pattern observed on CRO cathode ray oscilloscope is a straight line inclined at 45 degree to x-axis. If x plate input is 2 sin omega t, then y plate input is। सी CRO में दो प्लेट होते हैं, एक x प्लेट एंड दूसरा y प्लेट, ठीक है। तो लेसार्जियस पैटर्न हम यूज़ करते हैं दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए। वो कैसे मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमने किसी शॉपकीपर पे देखा, आपने कहीं देखा कि हमें सपोज किसी मटेरियल का वेट कैलकुलेट करना है या मेज़र करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली दूसरा एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। जैसे आपने देखा हो सब्जी की दुकान पे कि बाट यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके बराबर जब भी मटेरियल आप ले रहे हैं वो हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेट कितना है, 1 kg 2 kg वट एवर इट इज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एक अननोन सोर्स का या मटेरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी यूनिट की है, राइट। तो इसी तरीके से CRO में हम एक ऐसा अननोन सोर्स जो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि CRO में एक्स प्लेट पर या वाइट प्लेट पर एक ऐसा जनरेटर लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन हो, जो हमें पता है कि हम कितना जनरेट कर रही है। यहाँ पे सपोज जनरेटर आपने लगा दिया जो 5 मेगाहर्ट्ज जनरेट कर रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा हमने लगा दिया एक सर्किट जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, बट हमें नहीं पता कि कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, लेसार्जियस पैटर्न की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को कितनी जनरेट हो रही है बाय कंपेयरिंग विद दिस नोन सोर्सेज, ओके। तो इसकी कंडीशन क्या होते हैं, पहला कंडीशन ये है कि अगर मैंने एक्स प्लेट पर कोई इनपुट दिया है और वाई प्लेट पर दूसरा इनपुट दिया है, और आपको आउटपुट में CRO की जो स्क्रीन है उस पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है विद 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो
आउट इनपुट जो वाई टर्मिनल पर या वाई प्लेट पर आपने सिग्नल दिया है उसकी वैल्यू एक्स टर्मिनल या एक्स प्लेट पे जो सिग्नल है उसके बराबर है। ओके, तो ये कंडीशन समझ में आ गया। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वो देखिए कैसे कि मैंने बात की अभी कि ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैच हो गई। तो थर्ड वन क्या होता है कि जब ये स्ट्रेट लाइन है और 45 पर है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स प्लेट की वैल्यू वाई प्लेट की वैल्यू के बराबर होगी। दैट मीन्स एक्स प्लेट पे मैंने 2 sin ओमेगा टी लगाया है तो वाई प्लेट पर भी इतना ही लगा होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नो दूसरा भी इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर ये 90 डिग्री का है देन आपको कई बार ऑपोजिट दे दिया कि आपने एक्स प्लेट पर भी 2 sin ओमेगा टी दिया है, वाई प्लेट पर भी इतना ही दिया है, और आपको जो दोनों सिग्नल के बीच का एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो आपको जो शेप मिलेगी सीआरओ पर वो कैसे मिलेगी, वो सर्कुलर शेप मिलेगी। ओके, सो next question. A digital voltmeter has a read out range from 0 to 999 counts. If the full scale reading is 9.999, the resolution is हमेशा रिजोल्यूशन अगर ये वैल्यू है तो कितना होता है 1 मिली वोल्ट। और ये क्वेश्चन आपको विद द सेम वैल्यू हमेशा पूछी जाती है, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर रख लीजिए कितना 1 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैज़ द डायमेंशन। सी यहाँ हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। और हमें बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज q वेलोसिटी v से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में मूव करता है, एरिया में मूव करता है, तो फोर्स जनरेट होता है F। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू q v b साइन थीटा, राइट। अब हमें यहाँ डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हर यूनिट का हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन साइन थीटा एक डायमेंशन लेस होती है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ से b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू f अपॉन क्यू वी। अब देखिए f क्या है यहाँ पर, फोर्स है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन का क्या होता है l t पावर -2। ओके, अपॉन क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है आई टी। आई क्या है करंट, टी इंटू टाइम, तो आई इंटू टी, ठीक है। वी क्या है, वी है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये होता है एल टी पावर -1, ठीक है। तब ये टी और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये है टी पावर -2। ओके, सो यहाँ पर हमें बी का डायमेंशन क्या मिलेगा, एम, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एंड ये टी ऑलरेडी -2 है। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन क्या मिल गई, एम आई पावर -1 टी पावर -2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, a meter with a resistance of 100 ohm and a full scale deflection of current 1 milliampere is to be converted into voltmeter of 5 volt range. The multiplier resistance should be। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक देखा हुआ है जहाँ पर हम PMMC को किस एक अमीटर की तरह यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर हमने देखा था कि जब एक PMMC को हम एक अमीटर की तरह यूज़ करते हैं तो रजिस्टर हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है और हमें एक शंट रजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, राइट। लेकिन जब इसे हम एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो रजिस्टेंस हमेशा, जो रजिस्टर है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा PMMC के। तो यहाँ से हम सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें PMMC के सीरीज़ में कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे सपोज ये RS आपने कनेक्ट किया हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है RM, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है IM, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है दैट, ठीक है, ये करंट। तो यहाँ से वोल्टेज कितना हम मैक्सिमम दे रहे हैं 5 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज IM। R क्या है, जो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू IM, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो ये हो जाएगा RS प्लस RM। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, RS का। V इज इक्वल्स टू कितना है 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू IM की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³
आर एस की वैल्यू गिवन है कितना 100 ओम, तो ये हो जाएगा, सॉरी आर एम है ये, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है पीएमएमसी का, तो ये हो जाएगा आर एस प्लस 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि आर एस प्लस 100 ओम इज इक्वल्स टू 5/1 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा 10⁻+3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5000। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर एस की वैल्यू 5000 माइनस 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4900। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर एस। सो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर हमेशा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।